तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वात पित्त और कफ को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। मैंने आप लोगों को मुद्रा बताई थी कि वात के लिए कौन सी मुद्रा करनी है, पित्त के लिए कौन सी करनी है और कफ के लिए कौन सी करनी है। लेकिन क्या होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमें वात है, पित्त है या कफ है। या सामने वाले को, जैसे अगर हम किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उनको वात पित्त कफ क्या है, इम्बैलेंस हमें पता नहीं चलता। तो अगर मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वात बढ़ा हुआ है, कि पित्त बढ़ा हुआ है, कि कफ बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से आप उनको मुद्रा गाइड कर सकते हो। और उसी के हिसाब से उनको, है ना, कुछ खाने पीने की चीजें क्या खानी चाहिए या क्या अवॉइड करना चाहिए, ये चीज सब आप गाइड कर सकते हो, है ना। तो जनरली जैसे वात वात के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, है ना, हमारी बॉडी में क्या सिम्टम आते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि वात बढ़ा हुआ है। देखो, सबसे पहले बाल की साइड हम जाते हैं तो जो वात वाली बॉडी होती है ना, उनके हेयरफॉल बहुत ज्यादा होता है, बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। कई जने ना सडन शिकायत करने लग जाते हैं कि आजकल पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज्यादा हेयरफॉल हो रहा है, थोड़ा सा कोम करते हैं तब तक बाल निकल के बाहर आ जाते हैं, बहुत सारे बाल झड़ने लग गए हैं। तो ये इसलिए झड़ रहे हैं कि बात जब बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो ये होने लग जाता है। उसके अलावा आप जैसे जिसके ज्यादा वायु होती है उसके देखेंगे कि थोड़ा विजन में भी फर्क आने लग जाता है, जैसे ब्लड विजन होने लग जाता है, दिखना मतलब आंखों की रोशनी जो होती है ना वो कम होने लग जाती है। तो जैसे जैसे वात बढ़ता जाता है तो आईज पे भी उसका इम्पैक्ट आने लग जाता है। हम्म? उसके अलावा अगर हम देखें तो वायु क्या होती है, ड्राई ड्राई होती है वायु, है ना, कोई भी चीज को सुखाने का काम करती है। तो आप देखोगे जिसके भी वायु है ना उनको एक तो ठंड ज्यादा लगती है ना। जिसके वायु होते हैं ना, तो कई जन ऐसे होते हैं कि पंखा चल रहा है बस ठीक है, इससे ज्यादा नहीं सोता, या थोड़ी देर पंखा चल रहा है तो उसको थोड़ा कम कर दो, या एसी चल रहा है तो उसको थोड़ा कम कर दो। तो वायु ठंडी भी होती है और तो ड्राई भी करती है। तो इसलिए अगर किसी कोई पर्सन ऐसे हो जो बोलता है कि मेरे को ना ठंड ज्यादा लगती है, हम्म, तो वो वायु का रोगी होगा। इसके अलावा अगर हम उसकी स्किन देखें तो स्किन पे थोड़ा सा भी आप ऐसे करोगे तो स्किन पे उनके ड्राइनेस आ जाती है, ड्राई ड्राई रुखी रुखी सी स्किन रहती है, और स्किन में ना रिंकल्स टाइप के भी जल्दी होने लग जाते हैं। और उसके अलावा भूख तो नॉर्मली लगती है उनको, गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा उनको फील होती है, पेट जैसे फूला फूला सा रहता है, या अगर किसी को डकार आ रही है तो वायु बढ़ी हुई है। और बॉडी के अंदर कोई भी मूवेबल पेन हो, जैसे कभी यहाँ दुख रहा है, कभी यहाँ दुख रहा है, कभी यहाँ दुख रहा है, मूवेबल पेन अगर बॉडी के अंदर कहीं भी किसी के रहता है, जैसे अगर हम कोई थेरेपी करते हैं, कोई पॉइंट करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे कोई बोल रहा है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, हमने यहाँ का सर दर्द का पॉइंट किया, फिर थोड़ी देर बाद वो शिकायत करेंगे यहाँ तो ठीक हो गया, अब दर्द इधर आ गया, इधर क्या करेंगे तो बोलेंगे इधर आ गया। तो ये जो पेन है ना वो मूव करता है बॉडी में, कभी आज इधर दर्द है, कभी इधर दर्द है, कभी इधर दर्द है। तो ये जो घूमने वाला दर्द होता है ना, वायु क्या होती है, बहुत हल्की होती है और इधर से इधर है ना बहुत फास्ट ट्रेवल करती है। तो इसलिए जो मूवेबल पेन होता है, तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो वायु के हैं। इसके अलावा जैसे गैस भी ज्यादा पास होती है उन लोगों की बॉडी से, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है। कॉन्स्टिपेशन किस लिए हो जाता है, क्योंकि ये ड्राई कर देती है, तो ये स्टूल को भी ड्राई कर देती है, क्योंकि वायु कोई भी चीज को सुखा देती है ना, तो स्टूल ड्राई हो जाता है जिसके कारण वो पास नहीं हो पाता, और जिससे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी गैस बनने लग जाती है। और जिसका वायु की बॉडी होती है ना उसका आप देखोगे, जैसे माइंड है ना फ्लेक्सिब, मतलब माइंड है ना एक जगह के पे स्टेबल नहीं रहता है, एक टाइम में कुछ बोलेगा फिर अपना डिसीजन चेंज कर लेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लेना चाहिए, या कोई काम हो वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना उनको समझ नहीं आता है। तो वायु के रोगी कभी भी एक बात पे टिके हुए नहीं रहते हैं, उनका माइंड है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। हम्म? तो ये सारे जो सिम्टम्स है ना वो सारे वायु के हैं, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी भी पर्सन की बॉडी में वात बढ़ा हुआ है या नहीं। तो अगर किसी के भी ये सब सिम्टम्स मैच करते हैं तो आप उनको वायु वाली मुद्रा है वो गाइड कर सकते हो, वो हमने पहले डिस्कस कर रखा है वायु की कौन सी मुद्रा है।
फिर वायु बढ़ती क्यों है, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे क्या होता है कि हम प्रोटीन जब एक्सेस खाते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आजकल जो हम दालें खाते हैं ना, वो दालों को पकाने का तरीका है वो बहुत ज्यादा गलत हो गया है। हम उसको भिगोते नहीं है, या फिर 1 घंटा भिगोया उसके बाद बना ली। कम से कम 6 घंटे अगर आप दाल भिगोते हो उसके बाद पकाते हो तो वो पकती है। अगर आप इमीडिएट, कई बार क्या होता है हम बहुत जल्दी जल्दी में होते हैं, दाल निकाली, उसको धोया और उसको चढ़ा दिया, तो ये सारे जो है ना, वो दाल जब हम खाएंगे कुकर में पकी हुई, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर गैस बनने लग जाता है, क्योंकि ये दाल पचती नहीं है। उसके अलावा क्या करते हैं हम, जैसे बासी खाना, बासी खाना मतलब सुबह का शाम खा लिया, शाम का अगले दिन सुबह खा लिया। कई जने होते हैं ना ऐसे, कुछ खाना बच जाता है उसको हम फ्रीज में रख के फिर अगले दिन खा लेते हैं। तो ये जो बासी खाना खाते हैं या फिर जो हेवी खाना खाते हैं, उसके कारण गैस है वो ज्यादा बनने लग जाती है। फिर क्या है कि हम ज्यादा ज्यादा खाने लग जाते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, पेट में क्या है, बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है, इतना ज्यादा हम खाने लग जाते हैं, तो भी क्या होता है कि देखो, ज्यादा खाने का मतलब ये हो गया, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कुछ खाया, वो अंदर पेट में पड़ा है, फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद और कुछ खा लिया, तो पहले वाला तो वहीं पे ही है, उसके ऊपर और खाना चला गया, जाने की जगह तो वो हमारे स्टमक ही है, जो भी खाएंगे वो स्टमक में ही जाएगा। तो पहले वाला खाना भी वहां पड़ा है, वो अभी तक पचा नहीं है, उसके ऊपर आपने दूसरा खाना डाल दिया। तो क्या होता है कि जब दूसरा खाना आ जाता है तो पहले वाला पूरा पच नहीं पाता, जिससे क्या हो जाता है, सड़ने लग जाता है और गैस बनती है। हम्म? तो ये भी एक रीजन है, खाना जब भी खाओ उसके बाद थोड़ा गैप देना चाहिए, जिससे गैस है वो नहीं बनेगी। और हमें अब ये ध्यान रखना चाहिए कि गैस जिसके भी होती है, थोड़ा सा मतलब उनको ध्यान रखना, लाइट फूड खाना चाहिए। लाइट फूड जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। हेवी फूड नहीं खाना चाहिए जिसको पचने में है ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा जैसे खाने में तिल का तेल का यूज करो, गाय का देसी घी है उसको यूज करो। और तिल का तेल है, अगर आप रात को सोने से पहले अगर तिल के तेल से जैसे हथेली या पगतली पे भी मालिश करेंगे ना, तो भी वायु है वो कम होने लग जाएगी। वायु के लिए सबसे बेस्ट होता है फुल बॉडी मसाज। फुल बॉडी मसाज करेंगे तो वायु इधर उधर बॉडी में जहां भी होगी वहां से रिलीज हो जाती है। क्योंकि देखो, एक जगह पे अगर वायु अटक जाती है तो बहुत शार्प पेन होने लग जाता है वहां पे, तो उसको मूव करवाने के लिए वहां पे अगर आप अच्छी मालिश करोगे, आपने देखा होगा कईयों के दर्द होता है तो वो किसी से दबाते हैं, दबाने के बाद उनको आराम हो जाता है। क्यों आराम होता है, क्योंकि वो वायु वहां पे जमी हुई है, जैसे ही वहां पे दबाया, थोड़ी मालिश की, तो वो वहां से रिलीज हो जाती है ना। इसलिए क्या करना है कि वायु वाले पेशेंट को चाहिए कि वो जब भी उनको टाइम मिले बॉडी मसाज करवाना चाहिए। और बॉडी मसाज अगर पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी हथेली और पगतली पे डेली रात को सोने से पहले अगर आप मसाज करोगे ना, तो जो भी वायु है जमी हुई वो रिलीज हो जाएगी। और इसके अलावा क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मतलब ब्लड फ्लो है वो भी इम्प्रूव होने लग जाता है और हम एनर्जेटिक फील करते हैं। हम्म? तो इस तरीके से वायु के मैंने सिम्टम्स बताए और किस तरीके से उसको हम ठीक कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन हमें रखना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पित्त, पित्त दोषा। क्योंकि कई जने क्या वात और पित्त दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों एकदम डिफरेंट होते हैं। वायु जो होती है ना, उसमें होता है स्पेस एंड विंड। अगर हम एलिमेंट की बात करें ना, स्पेस और विंड, ये दो एलिमेंट मिलके वायु बनाते हैं। और जो पित्त होता है ना, उसके अंदर होता है वाटर एंड फायर, है ना। तो अब पित्त के क्या सिम्टम्स है, अगर किसी के बाल उम्र से पहले सफेद होने लग गए हैं, जैसे आजकल देखो यंगस्टर के बहुत जल्दी बाल है वो सफेद होने लग जाते हैं, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर पित्त है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चेहरे पे पिंपल्स होना, और बॉडी के अपर पार्ट में पेन होना, क्योंकि वायु जो होती है ना उसके अंदर फायर होता है, फायर जो है हमेशा ऊपर जाती है। बॉडी के अपर पार्ट में पेन होना, जैसे सर्वाइकल हो गया, और एक साइड का जो हेडेक हो गया, तो ये सारा जो है वो पित्त दोष की वजह से होता है। माइग्रेन जो है वो भी पित्त दोष के कारण ही होता है। हम्म? और
इसके अंदर पित्त के अंदर क्या ध्यान रखना चाहिए, मिर्च मसाले है वो अवॉइड करना चाहिए पित्त के अंदर। हाँ, और भी क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे बॉडी के अंदर से ऐसे खट्टी डकार आना, या हाथ पैरों में जलन होना, और कॉन्स्टिपेशन इसके अंदर भी रहता है, कॉन्स्टिपेशन वात में भी रहता है, तो इसमें भी कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है, कोई भी एसिडिक चीजें हैं उसको आपको अवॉइड करना है, खट्टी चीजें और मिर्च मसालेदार चीजें हैं उसको अवॉइड करना है। अगर आप उसको अवॉइड करोगे तभी आपके लिए बेस्ट है। और इसके साथ साथ देखो, पित्त हो गया मतलब बॉडी के अंदर एसिड हो गया, और एसिड को अगर आपको कम करना है तो आपको अल्कलाइन फूड ज्यादा लेना पड़ेगा। अल्कलाइन फूड कौन से होते हैं, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, नारियल पानी हो गया, पेठे का जूस हो गया। तो ये सब जब आप अल्कलाइन फूड लेते हैं, लौकी का जूस हो गया, तो उससे आपका पित्त है वो कम होता है। और पित्त वाला की एक और पहचान होती है कि पित्त वालों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि फायर बढ़ा हुआ रहता है। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोला तो तुरंत उसका गुस्सा फूट जाता है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वात बढ़ा हुआ है कि पित्त बढ़ा हुआ है। ठीक है। और पित्त वालों के लिए एक सबसे अच्छी जो उपाय है वो क्या है, जिसको भी एसिड बनता है ना, सुबह सुबह उनको क्या करना है कि 2 ग्लास गुनगुना पानी लेंगे, उसके अंदर सेंधा नमक डाल लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद वो पानी को आपको पीना है, और उसके बाद अंगुली डाल के पूरा वॉमिट करना है। तो इससे क्या होगा, यहाँ फूड पाइप में जो भी एक्स्ट्रा एसिड होगा जो रिफ्लेक्ट होता है बार बार, वो निकलेगा। तो ऐसा कुछ दिन अगर आप लगातार करते हैं तो पित्त में आपको आराम आने लग जाएगा। ठीक है। तो जिसके भी पित्त की बॉडी है उनको ये करना ही करना है, मतलब 2 ग्लास 3 ग्लास जितना भी पानी पिए। और ये ध्यान रखना, जितना पानी पिए उतना बाहर निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप खाली पी के उसको छोड़ दो, पीने से नहीं होगा, उसको पीने के बाद वॉमिट करोगे तो वो सारा पित्त है वो निकलेगा आपकी बॉडी से। उसके अलावा जैसे क्या करना है कि ध्यान रखना है कि स्ट्रेस वगैरह नहीं हो, और खाने पीने में जो मैंने बोला है, मिर्च मसालेदार चीजें अवॉइड करनी है और अल्कलाइन चीजों को ऐड ऑन करना है। ठीक है। और उसके अलावा पित्त की मुद्रा और कलर थेरेपी जो है वो आप अप्लाई करेंगे तो पित्त है वो ठीक होता है। फिर नेक्स्ट जो होता है हमारी बॉडी का नेचर, वो होता है कफ। कफ क्या होता है, मतलब अगर हम वात पित्त कफ तीनों दोषों की बात करें ना, तो कफ जो है ना एक बेटर है। मतलब ये इसको हम एक अच्छी प्रकृति मानते हैं कफ को। इसके अंदर क्या होता है कि कफ के अंदर आपके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, आंखें भी आपकी बहुत अच्छी रहती है ना, आईसाइट आपकी अच्छी रहती है। बाल भी जैसे कफ प्रकृति वाले होते हैं ना, उनके घने बाल होते हैं। हम्म? वात में भी बाल झड़ते हैं और पित्त के अंदर भी बाल झड़ते हैं और सफेद हो जाते हैं। लेकिन कफ वाले के प्रकृति के जो होते हैं ना, उनके बाल बहुत अच्छे घने होते हैं, काले होते हैं उनके बाल। और इसमें भूख तो नॉर्मल लगती है, लेकिन इसमें माइनस पॉइंट क्या है, इसमें वेट है ना वो बहुत तेजी से बढ़ता है ना। कफ प्रकृति वालों का वेट बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है, और बॉडी के अंदर है ना म्यूकस जमने लग जाता है, सर्दी जुकाम ये जल्दी होता है। और डायबिटीज, कफ की जो बॉडी होती है ना उसमें डायबिटीज भी जल्दी होता है। इनके लिए सबसे बेस्ट क्या है, देखो कफ जमा हुआ है मतलब बॉडी के अंदर फायर की कमी है, तो इनको अपनी बॉडी के अंदर फायर को क्रिएट करना चाहिए। फायर को कैसे क्रिएट करेंगे, मेहनत करके, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, कफ तभी जाएगा जब हम थोड़ी मेहनत करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जैसे वॉकिंग कर लिया, या फिर मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जैसे डांस कर लिया, जुम्बा, या इस टाइप का कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारी बॉडी का मूवमेंट हो और जिसके अंदर हमारा पसीना बाहर आए। तो अगर आप ये करते हैं तो कफ में भी आराम आने लग जाएगा। तो इनको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करनी चाहिए। और जो माइंड है उसको एकदम, मतलब ये थोड़े से है ना, जैसे वात और पित्त की बजाय कफ वाले जो होते हैं ना वो बहुत थोड़ा उनका नेचर जो होता है ना वो बैलेंस्ड होता है और शांत स्वभाव के होते हैं कफ प्रकृति वाले। और कफ को अगर दूर करना है तो इनको जैसे तेल और घी वो अवॉइड करना चाहिए। हाँ।
और कफ के अंदर एक मिक्सचर है, एक चूरन है, वो अगर आप लेते हैं तो उससे म्यूकस भी आपका हटेगा और साथ में जो एक्सेस वेट है वो भी रिड्यूस होगा। तो इसके लिए क्या करना है, 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम इलायची, 50 ग्राम हल्दी, और 25 ग्राम दालचीनी, और 50 ग्राम अजवाइन, ये सारी चीजें लेके उसका चूरन बनाना है और डेली थोड़ा थोड़ा इस चूरन को यूज करना है। तो इससे क्या होगा, जो कफ है वो भी निकलेगा, बॉडी का एक्सेस वेट है उसके अंदर भी मतलब वो भी कम होगा। और इनके लिए बेस्ट है कि इनको वीकली वंस फास्टिंग करनी चाहिए। ठीक है। कफ प्रकृति वाले अगर फास्टिंग करते हैं ना, उनकी फास्टिंग भी अच्छी होती है। और वात और पित्त वाले अगर फास्टिंग करते हैं ना, उनकी फास्टिंग में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर वायु वाले फास्टिंग करते हैं तो बॉडी में पेन वगैरह स्टार्ट होने लग जाता है। पित्त वाले करते हैं तो क्या होता है, उनको पित्त की प्रॉब्लम होने लग जाती है, वॉमिटिंग सेंसेशन उनको होने लग जाता है जब उपवास करते हैं तो। लेकिन कफ नेचर जिनकी बॉडी का होता है वो इजीली उपवास कर सकते हैं, और वो उपवास करेंगे तो उनकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनको डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत है। देखो, हम जो भी खाते हैं ना, वो एक्सेस, हमारा जो भी खाना है वो हमारे लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है फैट के रूप में। और जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमें वो लिवर ही वहां से वापस हमें एनर्जी को, मतलब लिवर से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो जो आपका पित्त, सॉरी, कफ प्रकृति वाले, कफ नेचर वाले जो होते हैं ना, उनके एक्सेस फैट होता है। तो जब आप फास्टिंग करेंगे ना, तो जो बॉडी के अंदर जो फैट जमा है वो वापस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा और आपको एनर्जी मिलेगी, और आपका वेट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। इसलिए वीकली वंस है ना, कफ वाले नेचर वाले लोगों को फास्टिंग करना चाहिए, ताकि जो एक्सेस वेट है वो धीरे धीरे करके एनर्जी में कन्वर्ट होके और मेल्ट हो जाए। और अब देखो, ये तो जनरल हो गया कि वात पित्त और कफ बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है। कईयों का जो नेचर होता है ना, वो मिक्स होता है। हाँ, आपको मैंने जो भी सिम्टम्स लिखवाए हैं, आपको लगेगा कि मेरे को तो वात के भी हैं और पित्त के भी सिम्टम है। कई बोलेंगे मेरे को पित्त के भी है और कफ के भी सिम्टम्स है ना। ऐसे बॉडी ना मिक्स नेचर की होती है। तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे कई जन ऐसे बोलते हैं कि भाई वेट तो बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि मेरे को पित्त का नेचर भी रहता है, एसिडिटी भी रहती है। तो एसिडिटी रहती है, और अगर हम उनको बोल दे कि हीट हीट को बढ़ाना है, तो वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे उनका एसिड बढ़ जाएगा। तो कई बार क्या होता है, बॉडी के दो नेचर होने की वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आता क्या खाना, क्या नहीं खाना, है ना, किस चीज को अवॉइड करना उनको समझ नहीं आता। अब देखो, मैं जनरल आप लोगों को एक हेल्दी डाइट प्लान बताती हूँ, जिसको आप अगर फॉलो करोगे तो आप हेल्दी रह सकते हो, कोई भी तरह की बीमारी को आप ठीक कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक चीज का इसमें ध्यान रखना होता है, कभी भी अगर हम कोई भी चीज को फॉलो करते हैं ना, तो लॉन्ग टाइम के लिए सेम चीज फॉलो नहीं करनी है। हमको है ना वैरायटी हमारे खाने के अंदर ऐड ऑन करना है। हम्म? सबसे पहले एक चीज ध्यान रखने की, पूरी रात जब हम सोते हैं तो बॉडी है वो रेस्ट कर रही होती है। और हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं, जैसे कईयों की आदत है, आप लोगों में से कौन ऐसा है जो सुबह उठते ही चाय पीता है? उठते ही उनको चाय चाहिए, हैंड रेस करके बताएं। कोई नहीं पीता? वर्षा जी, चाय नहीं पीते हो? वर्षा जी, नहीं, अनम्यूट नहीं कर सकते, हैंड रेस कर लो अगर पीते हो। नहीं पीते? जो भी पीते हैं वो हैंड रेस कर लो। पीते हो? सीमा जी, आप भी पीते हो चाय? वेरी गुड, बहुत अच्छा काम करते हो, है ना। सबसे पहले ही हम सीधा सुबह सुबह जहर पी लेते हैं। पता है चाय हमारी बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा नुकसान करती है? और इवन हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, चाय पीते हैं,
और हमें ये पता है कि चाय सिंगल नहीं पीनी चाहिए। तो कई जने क्या करेंगे, चाय के साथ नमकीन ले लेते हैं, मठरी ले ली या फिर भुजिया ले लिया, है ना। कोई भी नमकीन थोड़ा बहुत ले लेते चाय के साथ, कि भाई चाय को अकेले नहीं पीना चाहिए। तो यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एक तो चाय होता है पॉइजन। सुबह पहले हमारी बॉडी रेस्ट कर रही है पूरी रात से, तो हम अगर उसमें हेल्दी चीज डालेंगे तो हमें एनर्जी फील होगी। और वही हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं, चाय डाल देते हैं। तो चाय हमारे अंदर जाके पॉइजन का काम करता है सुबह सुबह। इवनिंग में, मॉर्निंग में नहीं लेते हो वर्षा जी? वेरी गुड। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे फर्स्ट जो आप चाय लेते हो ना, वो आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि चाय सबसे ज्यादा नुकसान करता है। इवन देखो, अभी आजकल कई जनों का ये भी ट्रेंड रहता है, चाय पियेंगे उसके साथ पराठा खाएंगे। हाँ, चाय के साथ पराठा खाते हैं। आदत होती है ना, चाय हो गया और अचार खाते हैं, मिर्ची अचार भुजिया चाय, ये सब चीजें साथ में खाते हैं। और कई जने क्या करते हैं, चाय भी पी रहे हैं, इधर दही भी ले लेते हैं साथ में पराठा के साथ में। तो मतलब सबसे ज्यादा कचरा तो हम लोग खाने पीने का बना देते हैं। चाय के साथ अगर हम नमकीन भुजिया कुछ खाते हैं, या चाय के साथ हम लोग अचार वगैरह ये सारी चीजें लेते हैं, तो देखो क्या होता है, अचार का नेचर कैसा होता है। टाइप करके चैट बॉक्स में बताएंगे अचार कैसा होता है। खट्टा। मिर्ची बनाते हैं हम, मिर्ची के अंदर भी हम खटाई डालते हैं। अचार होता है वो खट्टा होता है। और चाय का नेचर कैसा होता है, चाय हम लोग, हाँ खट्टा, वर्षा जी ने लिखा है खट्टा। चाय जो हम पीते हैं वो बनी भी तो दूध की होती है ना। मिर्च मसाला खट्टा, वेरी गुड मंजुला जी। चाय का नेचर कैसा होता है, चाय किससे बनी होती है, दूध से ही बनी होती है ना। खाली उसके अंदर हमने चाय, चाय में चाय पत्ती डाल दी है, मतलब दूध के अंदर चाय पत्ती डाल दी तो वो चाय बन गई हमारी। हम्म। तो दूध के अंदर जब हमने चाय पत्ती को डाल दिया, मिल्क अदरक टी, वेरी गुड, ये सब चीजें हम डालते हैं। लेकिन चाय के अंदर क्या होता है, होता तो दूध ही है। अब उस दूध के साथ जब आप अचार खाते हो, मतलब पराठा अचार चाय का जो कॉम्बिनेशन है ना, वर्षा जी, बिस्किट, बिस्किट ले सकते हो, लेकिन मैं तो मना ही करूंगी कि चाय मत पियो। ठीक है, हम सबसे पहले जहर डाल देते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि हम बीमारियों को ठीक करें, तो हम नहीं कर सकते। जब तक हम हमारी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे ना, तब तक हम चीजों को ठीक नहीं कर सकते। तो चाय के साथ हम जब अचार खाते हैं, भुजिया खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, तो क्या होता है, दूध के अंदर अगर नींबू डाल दें तो क्या होता है, फट जाएगा ना दूध, है ना। तो चाय का कलर चेंज हुआ है, लेकिन है तो वो दूध ही। अब उसके साथ अगर आप दही डाले तो पनीर बन जाएगा, है ना। दूध पूरा फट जाता है, तो वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कभी भी चाय के साथ अचार भुजिया ये सब नहीं खाना चाहिए। ये सबसे बैड हैबिट होती है, जिसके कारण ही डाइजेशन खराब होता है, गैस्ट्रिक क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, और मूवेबल पेन, ये सारी चीजें होती है ना। तो इसलिए हमें अपनी ये हैबिट को चेंज करना है। चाय के साथ पहले तो चाय ही छोड़ दो, चाय ही नुकसान करती है। अब बात आते हैं हमारे दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए, हमें क्या खाना पीना चाहिए। मैं हेल्दी खाने की बात करूंगी अब। हमें क्या खाना पीना चाहिए, देखो, रात से हमारी बॉडी रेस्ट कर रही है, और हम क्या सोचते हैं, सुबह का जो टाइम होता है ना, वो क्या होता है कि जो भी रात भर में हमने खाया पिया वो डाइजेस्ट होके सुबह एलिमिनेट हो जाए, है ना। सुबह हम अच्छे से फ्रेश हो। उसके लिए हमें क्या करना होता है, सुबह जब भी आप उठते हो उसके बाद में पहले तो थोड़ा पानी पियोगे, ताकि लुब्रिकेशन मिलेगा अंदर की सारी नसों को। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको देखो 7 डेज का 7 डाइट प्लान आपको खुद को बनाना है। 7 डेज के 7 डिफरेंट जूसेस पियो। जैसे एक दिन है वो ऐश गार्ड का जूस पी लिया, पेठे का। तो पेठे का रस क्या है, बहुत ज्यादा अल्कलाइन है।
तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी के एसिड को कम करेगा। कभी आप क्या पियोगे, ग्रीन वेजिटेबल जूस, धनिया पुदीना और थोड़ा सा अदरक आंवला ये सब डाल के ग्रीन वेजिटेबल जूस। एक दिन आप कैरेट बीटरूट का जूस बना सकते हो। हाँ, एक दिन नारियल पानी पी सकते हो। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कभी भी, जैसे हमारे, देखो हमारे मुंह के अलग अलग टेस्ट होते हैं ना, तो हमें ऐसा नहीं कि खाली नॉर्मल एक खट्टी चीजें मीठी चीजें, ऐसा नहीं, हर तरह का टेस्ट हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। तो कई बार हमें कड़वी चीजें भी लेनी चाहिए। कड़वी चीजें जैसे क्या होता है, नीम, है ना। नीम भी, अगर नीम का जूस भी हम लेंगे तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। तो नीम जैसे क्या करोगे, आप खीरा ले लिया, खीरा के साथ थोड़ी सी नीम पत्ती, मीठा नीम डालो, आप करी पत्ता, करी पत्ता डाल दो, तो वो क्या करेगा, वो भी आपकी क्लींजिंग में हेल्प करेगा और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग 7 डेज के 7 जूस पियेंगे। ऐसे नहीं कि आप डेली 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 सेम जूस पी रहे हैं, नहीं। 7 डेज के 7 जूस आपको पीने हैं। वो क्या करेगा, एक तो वैरायटी जाएगी, अलग अलग दिन मिलेंगे तो, और सभी के गुण हमें मिलेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि ये जब जूस पियेंगे तो वो क्या करेगा, पूरी बॉडी के अंदर, लिक्विड है तो पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करके पूरी बॉडी को क्लींस करेगा। एलोवेरा का आप जूस पी सकते हो, बहुत अच्छा रहता है एलोवेरा का जूस, ऐश गार्ड का जूस। तो अलग अलग दिन अलग अलग आप 7 डेज का 7 प्लान कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आधा 1 घंटे का ब्रेक देना है। फिर क्या करना है आपको, ये डेली रात को कोई ना कोई नट्स भिगो के रखना है। जैसे अभी बोलते हैं ना, मेरे को कई जने बोलते हैं आपने तो दालें बंद करवा दी, तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा हमको, तो हेल्दी प्रोटीन खाओ जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। हम्म? तो हेल्दी प्रोटीन हमें किससे मिलता है, नट्स से। नट्स हमें खाने चाहिए। कोई भी चीज नेचर ने जो हमको दी है ना, हमको उसको एज इट इज खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे कोकोनट दिया, तो कोकोनट को ऐसे नहीं खा के हम उसका तेल निकाल के खा रहे हैं। हर चीज को मतलब उसको बिगाड़ के खा रहे हैं। नेचर ने जो जैसा दिया उसको अगर वैसा ही खा लेंगे तो हमें उसके अंदर फाइबर भी मिल जाएंगे, हमें उसके अंदर ऑयल भी मिल जाएगा, हमें उसके अंदर प्रोटीन भी मिल जाएगा, सब कुछ उस एक चीज के अंदर मिल जाएगा। आप उसको अलग अलग ब्रेक करके यूज मत करो। तो हमारी बॉडी के अंदर जो अच्छा हेल्दी ऑयल है, अच्छा जो प्रोटीन है, उसके लिए हमें डेली नट्स खाने चाहिए भिगो के। तो एक दिन आप क्या करोगे, बादाम खाओगे, एक दिन अखरोट खाओगे, एक दिन मुनक्का खाओगे, एक दिन जो बिना सॉल्ट वाला पिस्ता है वो खाओगे। तो इस तरीके से अलग अलग जो भी, एक दिन खजूर खा लो। नट्स एंड मिल्क नहीं लेना है हमारी डाइट के हिसाब से। देखो, आपको मोस्टली क्या करना है, एनिमल बेस्ड फूड जो भी है उसको अवॉइड करना है। प्लांट बेस्ड जो भी है उसको आप ले सकते हो, क्योंकि देखो, मैं प्रेफर नहीं करती मिल्क को। क्यों नहीं करती उसको हम अलग टॉपिक कभी लेंगे कि मिल्क हमें क्यों नहीं पीना चाहिए। अभी फिलहाल हम बात करते हैं, आप नट्स का ही मिल्क बना के पी सकते हो, वो बहुत हेल्दी होता है। जैसे आप थोड़ा बादाम है उसको भिगो दिया और बादाम को अच्छे से पीस लो, उसके अंदर 2 खजूर डाल दो, ठीक है। तो खजूर से थोड़ा मीठापन भी आ जाएगा, और कभी बादाम का बना लिया, कभी मूंगफली का दूध बना लिया। उसको पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लो पानी डाल के और उसको आप पी लो। उससे जो आपको एनर्जी मिलेगी ना, वो अगर आपने दूध पी लिया ना तो आपको खाना, जैसे क्या हो गया, आपका बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया, आपको भूख भी नहीं लगेगी उसके बाद में। और अगर ज्यादा ही कुछ है तो आप क्या कर सकते हो, उसके साथ कोई फ्रूट को ब्लेंड करके भी आप उसका शेक बना के पी सकते हो। जैसे क्या, जैसे नारियल पानी पी लिया तो उसके अंदर की जो गिरी है उसको ले लिया, खजूर, 2 खजूर को आपने भिगो लिया, तो नारियल की गिरी, खजूर और कोई भी एक फ्रूट वो डाल के, जैसे पपैया है, पपैया को डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो, पपैया शेक बन गया। तो हेवी नाश्ता हो जाएगा ये आपका, हेवी होएगा और हेल्दी नाश्ता हो जाएगा। तो ये आपके वात पित्त, मतलब फाइबर कितना ज्यादा है उसके अंदर, ऑयल कितना ज्यादा है, मतलब सब चीज उसके अंदर आपको मिल रही है। तो ये, और हम अपने ट्रेडिशनल नाश्ते से बाहर नहीं आते, चाय पराठा, हाँ, उससे कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। उल्टे की हमारी बॉडी है ना, बहुत डल डल थकी थकी सी रहती है।
कभी भी आप ये हेल्दी ये ब्रेकफास्ट स्टार्ट करोगे ना, तो आप फील करोगे आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा आपको एनर्जी फील हो रही है, काम करने के लिए एक्टिव हो रहे हैं आप। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे नट्स है तो अगर आप अलग खा रहे हो तो नट्स खाने के 1-2 घंटे बाद आप अच्छे फ्रूट खा लो। फ्रूट में एक रूल आपको फॉलो करना है, मैं सब में देखो कोई में भी मिक्सिंग करने का नहीं बोल रहा हूँ। जैसे नट्स है तो एक दिन में एक नट की वैरायटी लो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे ही फ्रूट है तो फ्रूट भी एट ए टाइम एक वैरायटी खाओ। जैसे पपैया खा रहे हो तो पपैया खाओ, अनार खा रहे हो तो अनार खाओ, बनाना खा रहे हो तो बनाना खाओ। जो भी चीज खा रहे हो एट ए टाइम एक वैरायटी खाओगे, बस उसको थोड़ी क्वांटिटी में खा सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ जैसे ऑरेंज आ रहा है तो ऑरेंज खा सकते हो, तो 2-3 आप जितना खा सकते हो उतना खाओ, बट पूरा खाओ, मतलब एक ही फ्रूट खाओ। हम्म। और देखो, ट्राई करो कि फ्रूट कभी भी है ना ऐसे ही खाओ, फ्रूट जूस मत पियो। क्योंकि जूस पीने से क्या होता है कि वो मतलब हम फाइबर को पूरा निकाल देते हैं। तो फ्रूट है हमेशा ऐसे ही खाओ। उसके बाद क्या करना है, आप जब भी अपना खाना खाते हो, जिसका जो भी टाइम है, अगर 12 साढ़े 12 खा रहे हो या 1 बजे खा रहे हो, तो जब भी खाना खाते हो उसके हाफ एन आवर पहले, मतलब ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, नट्स हो गया और फ्रूट हो गया, ये हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। उसके बाद जब भी आप खाना खाते हो ना, खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको खूब सारा सैलेड खाना है। सैलेड को आप मिक्स कर सकते हो, ठीक है। और जहां भी मैं आपको जो भी चीज बोल रही हूँ, जैसे वेजिटेबल जूस मैंने बनाने को बोला, उसमें कुछ भी आपको मिक्सिंग नहीं करना है कि सॉल्ट मतलब ये शुगर डाल दिया या सॉल्ट डाल दिया, या मतलब कुछ भी चीज इसके अंदर मिक्स नहीं करनी। जो चीज जैसा नेचुरल मिल रहा है उसको ही आप पियेंगे, उसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट होता है। एक्चुअली हमने क्या है कि हम सोचते हैं कि टेस्ट है ना मिर्च मसालों में होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, हम जितनी सिंपल कम मिर्च मसाले वाली अगर सब्जी बनाते हैं ना, वो हम ज्यादा क्वांटिटी में खा पाते हैं। और जितने हम मिर्च मसालेदार बनाते हैं और जितना उसको पका के बनाते हैं ना ग्रेवी डाल के, उतना ही वो डाइजेशन में भी हेवी हो जाती है और वो हम कम खाते हैं और वो हेल्दी नहीं होता। तो इसलिए मिर्च मसाला मतलब कोई भी चीज है उसका खुद का एक नेचुरल टेस्ट होता है, तो आपको उसी को ही खाना, उसके अंदर कुछ और एड ऑन नहीं करना है। फिर खाने से पहले सैलेड आपको पेट भर के खाना है। उसके बाद आप जो भी खा रहे हैं, जैसे रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाओ। और लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, खाने में भी मैं आपको बोलूंगी कि एक ही ग्रेन खाना है। अगर आप रोटी खा रहे हो तो रोटी खाओ, चावल खाना तो चावल खाओ, गेहूं की रोटी खा रहे हो तो गेहूं की रोटी खाओ, बाजरे की रोटी खा रहे हो तो बाजरे की रोटी खाओ। मिक्सिंग नहीं करना, एट ए टाइम एक वैरायटी का फूड है वही आपको लेना है, ठीक है। रोटी ले ली, उसके साथ खूब सारी ग्रीन वेजिटेबल है वो आप खाओ, वो आपके लिए हेल्दी है। उसके बाद जो इवनिंग का टाइम होता है, जैसे ऐसे होता है ना 3-4 बजे का टाइम हो गया, उस टाइम में आप फिर से कोई फ्रूट ले सकते हो, कोई जूस ले सकते हो या नारियल पानी ले सकते हो, ये लेना है। उसके बाद आपको एक चीज अगर आप नियम फॉलो करेंगे ना, मॉर्निंग 8 to 6 PM तक आपको जो खाना है वो खा लो, नाइट में पानी के अलावा कुछ भी नहीं पीना। तो जब आप ये रूटीन फॉलो करने लग जाओगे ना, तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जो भी बीमारियां वो धीरे धीरे करके निकल जाएगी। मोटापा है तो वो कम होने लग जाएगा, क्योंकि हम बॉडी को रेस्ट देने की, मतलब अगर हम 6 बजे तक खा लेंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा, डाइजेशन के लिए टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो लीवर है 11 बजे के बाद लीवर क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई का काम करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है उसको निकालने का काम करेगा। तो इवनिंग में जो है आपको लाइट फूड ही लेना है, जैसे कोई भी चीज, जैसे पोहा ले लिया, उपमा ले लिया, कोई तरह का दलिया बना लिया। लेकिन ये जब भी चीजें बनाते हो उसमें ध्यान रखना कि वेजिटेबल ज्यादा ऐड ऑन करना है आपको, है ना। तो ये सारी चीजें आप इवनिंग में लो, सूप ले सकते हो, ये लो। जितना हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक देंगे, जितना हम हल्का खाना खाएंगे, उतना हमारे जो बॉडी के ऑर्गन है ना वो अच्छे से काम करेंगे। और जितना हम उनको वर्कलोड देंगे उतना ही उनका काम है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। जितना ज्यादा वर्कलोड देंगे उतने वो ऑर्गन थकेंगे,
उतने ही ऑर्गन खराब जल्दी होते हैं। इसलिए क्या होता है, बॉडी के ऑर्गन को थोड़ा रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। तो समझ आया आप लोगों को कि हमें किस तरह की लाइफस्टाइल को रखना है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। वेरी गुड मंजुला जी। वात पित्त कफ को हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं और एक हेल्दी डाइट कैसी होती है। ठीक है। किसी की कोई क्वेरी है तो समझ आ गया सबको? थैंक यू हृदया जी। किसी को कुछ पूछना है? तो अब आपको समझ आ गया कि वात पित्त कफ को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद मुद्रा करके आप उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं, खाने पीने से उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है।